हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आई होप आप बहुत ही मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 दिन पहले एच टेट की जो फॉर्म है वो निकल चुका है और आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। और शायद 15 तक है लास्ट डेट भरने की। तो आप अपनी तैयारी में जुट जाएं और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने पीजीटी मैथ्स के जो एच टेट में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं उनकी मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ। और इस सीरीज़ में मैं ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो बहुत ही आप मिनिमम एफर्ट्स में उनको सीख सकते हैं और उनको एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं और अपने मार्क्स आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो 60 मार्क्स का आपका मैथ्स आएगा एच टेट पीजीटी के एग्ज़ाम में, उसमें देखो बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। तो मैं उन क्वेश्चंस को पिक कर रहा हूं जिनको समझना बहुत आसान है और आप सिंपल लॉजिक लगाकर उनको एक बार में समझ जाओगे और उस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप अपना समय और एफर्ट्स दोनों बचा के आप अपना जो स्कोर है उसको आप मैक्सिमाइज कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। देखो एग्जाम में ये चीज़ हमेशा याद रखनी पड़ेगी आपको कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओगे तो आपका काम खराब हो सकता है। तो पहले आप उन क्वेश्चंस को पकड़े जिनमें आपको कम टाइम लगेगा, कम एफर्ट लगेगा, गलती होने के चांस भी कम हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को ही हम टारगेट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं पहला क्वेश्चन इस सीरीज में। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले, वट इज द वैल्यू ऑफ 1/cos π/8, 1+cos3π/8, 1+cos5π/8, 1+cos7π/8? इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, क्या प्रोसीजर लगता है इस टाइप के क्वेश्चन में? देखो इसमें जो अप्रोच रहेगी, इसमें जो आपको फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगेगा इसमें a+b मल्टीप्लाइड बाई a-b इज इक्वल टू a² - b² का फॉर्मूला आपका इसमें लग जाएगा। दूसरी बात, अब इसमें a+b a-b तो आपको कहीं नहीं दिख रहा, सारे प्लस के साइन है, सारे प्लस के साइन दिख रहे हैं आपको। तो इसमें एक फॉर्मूला और यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ कॉस। तो हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ कॉस क्या हो जाएगा? कॉस 1/2 एक्स, ये अगर स्क्वायर में है पूरा तो इसका फॉर्मूला बन जाता है 1/2, लिखा हुआ है मैंने फॉर्मूला 1/2 1+cos x। क्या बन जाएगा? 1/2 1+cos x। मतलब जो 1/2 बाहर आ जाएगा और जो हाफ एंगल है उसमें 2 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ये दोनों फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। मैंने आपको पहले ही इनसाइट बता दी क्वेश्चन की कि क्वेश्चन में क्या होगा। एक और चीज यूज होगी, वो ये चीज यूज होगी इसमें आपकी, देखो cos π-θ क्या होता है? +- ये 3 चीजें यूज होंगी क्योंकि हमें ये फॉर्म बनानी है। तो उसमें एक माइनस की टर्म चाहिए हमें, a-b। तो देखो ध्यान से देखने पर आप पता चलेगा आपको कि ये जो है इसको आप कैसे लिख सकते हो? 1+cos5π/8, इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो π-3π/8। पाई में से 3π/8 माइनस करोगे तो 5π/8 आता है। तो इसको आप ये चीज लिख सकते हो। अब दूसरी चीज, इसके मल्टीप्लाई में क्या चीज है? मल्टीप्लाई में जो है वो है, ये ब्रैकेट में बंद कर देता हूं पूरा, 1+cos7π/8। 1+cos7π/8 कैसे आ सकता है? आप लिख सकते हो π-π/8। π-π/8 क्वेश्चन में ही क्लू दे रखा है, ये चीज एक लिख सकते हो, इसको आप ये लिख सकते हो। अब मैं जो पूरा क्वेश्चन बन गया उसे लिख देता हूं। वो बन गया आपका 1+cos π/8, 1+cos3π/8 और इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1। अब देखो cos π-θ, पाई कहाँ पे होता है? पाई होता है यहाँ पे। पाई में से कोई चीज माइनस हो रही है, मतलब यहां से कोई चीज उल्टी वापस जा रही है। इस क्वाड्रेंट में हम क्या बोलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है आपका? नेगेटिव। तो cos π - 3π/8 क्या आ जाएगा? थीटा यहाँ पे 3π/8 हो गया,
ये आ जाएगा माइनस कॉस 3π/8। और इसी तरह से ये क्या बन जाएगा आपका, मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस π/8। अब इसमें a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे तो कॉस 3π/8, हाँ a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, क्या फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगा देते हैं फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर π/8 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3π/8। अब इसमें ये फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला लगाने के लिए कॉस के साथ मुझे 1/2x वाली फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो चलो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस, ये कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई बाई π/4। π/8 को मैं 1/2 मल्टीप्लाई बाई π/4 लिख सकता हूँ। देखो ये फॉर्म बना रहा हूँ मैं। अब मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3π/8 को कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3π/4। हो गया काम तमाम। तो अब मैं ऐसे लिख दिया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 1 प्लस कॉस, ये वाली चीज में लगा सकता हूँ। लेकिन इसमें ना एक चीज और करो आप, इसको और आसान बनाओ। अभी इसको कॉस में भी तो चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के, थीटा π/8 है, मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर 3π/, बिल्कुल ये तो और आसान बन जाएगा। अब साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला भी हम जानते हैं, ठीक है, हम साइन का भी हाफ एंगल फॉर्मूला जानते हैं। क्या हो जाएगा, अगर कॉस का आपको पता है तो साइन का भी यही हो जाएगा। बस साइन के फॉर्मूले में साइन चेंज हो जाता है, मतलब ये कॉस का लिखा है ना आपने, यहीं से आप साइन का फॉर्मूला भी बना के लिख सकते हो। मैं लिख देता हूं आपका, अब मैं कॉस की जगह पे साइन का फॉर्मूला लिख देता हूं। अब मैं इसको इरेज करके यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो यहीं पे लिख देता हूँ, साइन 1/2x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1/2, 1 उसमें प्लस था कॉस में, इसमें माइनस हो जाता है। दोनों फॉर्मूले बता दिए। अब यही फॉर्मूला, यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो साइन स्क्वायर π/8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 तो बाहर लिखो, और हाँ इसमें पहले 1/2x की फॉर्म भी बनानी पड़ेगी, 1/2x की फॉर्म भी बना लेते हैं। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर π/8 को साइन स्क्वायर 1/2 π/4 मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर 3π/4 और 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख सकते, क्योंकि ये फॉर्म होनी चाहिए ना, साइन 1/2x बना लिया। अब चलते आगे। अब ये साइन स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई बाई π/4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 1 माइनस कॉस एक्स, क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस, कॉस में ही चेंज होते हैं, कॉस भी, कॉस 1/2 एक्स स्क्वायर भी कॉस में चेंज होगा, साइन 1/2 एक्स स्क्वायर भी कॉस में चेंज होगा। तो ये साइन से माइनस आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे π/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, फिर यहाँ पे 1 माइनस कॉस, यहाँ पे 3π/4 है थीटा, मतलब 1/2 के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो ही यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इतना काम हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। अब देखो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 1/4, 1 माइनस कॉस π/4, देखो कॉस π/4 क्या होता है, कॉस π/4 होता है 1/√2, तो 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी, यहाँ पे सेम है या नहीं है, यहाँ पे सेम नहीं है, तो ये तो आ जाएगा आपका 1 माइनस √2 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 3π/4, कॉस 3π/4 था, हाँ जी, ये कितना आ जाएगा, कॉस 3π/4, कॉस π/4 होता है 1/√2 के इक्वल, यहाँ पे पाई होता है, ये π/2 हो गया, ये क्या हो गया π/4, ये क्या हो गया 2π/4, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 3π/4।
ओके, तो 3π/4 आपका 3π/4 आया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो cos π/4 अगर 1/√2 है तो cos 3π/4 आपका हो जाएगा -1/√2। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करके आ जाएगा -1/√2, a प्लस बी a माइनस बी लग जाएगा दोबारा से, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1/रूट का होल स्क्वायर, 1/4 1 माइनस 1/2, ये कितना आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 1/8। ऑप्शन नंबर डी 1/8 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो समझ गए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, बहुत सिंपल है, अगर एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप डायरेक्ट आंसर कर पाओगे। समझाने में टाइम लगा, सॉल्व करोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोप्लेनरिटी के ऊपर है। तीन अगर हमारे पास वेक्टर्स हों एंड इफ द वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो एक कंडीशन होती है, देखो इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, तो एक कंडीशन होती है ए डॉट बी क्रॉस सी विल बी इक्वल टू 0। ये कंडीशन क्या होती है, कैसे होती है, देखो कोई भी दो वेक्टर हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है एक ऐसा वेक्टर देता है जो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। मतलब बी क्रॉस सी को मान के चलो, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है हमारा इनका वेक्टर्स का, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर बी और वेक्टर सी के परपेंडिकुलर होगा। कैसा आएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर, और जब परपेंडिकुलर वेक्टर है बी और सी के, तो ये वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों, क्योंकि ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, मतलब सेम प्लेन में लाई करते हैं, और जब सेम प्लेन में लाई करते हैं तो वेक्टर बी और वेक्टर सी के परपेंडिकुलर जो वेक्टर आया क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद, वही वेक्टर ए के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एंड वी नो दैट इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो इसीलिए वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट लिया है उस वेक्टर के जो वेक्टर ए बी एंड सी दोनों के लिए, तीनों के लिए क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये कंडीशन होती है। इस कंडीशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं अभी बताता हूं। देखो ऐसे मैट्रिक्स बना और ये इक्वल टू 0 है ना, अभी बना के बताता हूं। अब देखो आई कैप क्या है, आई कैप का कोफिशिएंट 2, जे कैप का कोफिशिएंट -3, के कैप का 1। अब वेक्टर बी में आ जाओ, 1 2 -3, वेक्टर सी में आ जाओ, आई कैप है ही नहीं तो 0, जे कैप का 1, के कैप का p, ये आ गया। तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाती है, और डिटर्मिनेंट फॉर्म को 0 के इक्वल कर दो, p की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो मैं कॉलम 1 के अलोंग इसका डिटर्मिनेंट निकाल देता हूं, तो 2 और ये हो गया 2p, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे क्योंकि -3 आ रहा है, -3 + 3 हो जाएगा, +3 +1, और ये भी प्लस ही रहेगा, 3 1 पोजीशन पे है, तो ये आपका आ जाएगा 1 1 2 था, यस 2 1 3, ये माइनस आएगा यहाँ पे माइनस, और ये आपका आ जाएगा ये रो और ये कॉलम कैंसिल, -3p -1 -3p -1, और लास्ट वाला 0 रहेगा, इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के अलोंग करेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। 4p + 6, ये माइनस है तो +3p + 1 इज इक्वल टू 0। 4 + 3 7p, 6 + 1 7, इधर जाके -7, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7/7। कितना सिंपल क्वेश्चन था, -1। बस आपको कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी पता होनी चाहिए। कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चन, आप इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं और आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे। द एरिया बाउंडेड बाई द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द कर्व। देखो जब भी हमें इस टाइप का कर्व दिया होता है एक इस फॉर्म में, और एरिया बाउंडेड पूछता है कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स और वाई एक्सिस से और इस कर्व से, तो एरिया कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है a to b y dx इज इक्वल टू एरिया। मतलब सबसे पहले हम कर्व को y की फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले कर्व को y की फॉर्म में लिखो, √y
इज इक्वल टू 1 माइनस रूट एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, रूट एक्स का स्क्वायर x माइनस 2 रूट एक्स। कर दिया काम। अब यहां से हम क्या निकालते हैं, वो पॉइंट्स निकालते हैं जहां पे ये कर्व x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को कट करेगा, वो पॉइंट्स निकालने, और उन पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स ही a और b हैं। वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लेना मैंने क्या बोला। y की फॉर्म में लिखने के बाद आपको वो कोऑर्डिनेट्स या पॉइंट्स निकालने हैं जो जहां पे ये कर्व x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को कट करता है, और जहां पे वो कट करेगा दो पॉइंट्स पे, उन दो पॉइंट्स पे x कोऑर्डिनेट ही a और b है। आइए समझा देता हूं कैसे। अब ये देखो, अब मैं लेट कर लेता हूं y की वैल्यू 0 है, तो यहां पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करके बताओ। y की वैल्यू अगर 0 ले लूं मैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो 0 हो गया। x विल बी इक्वल टू, ये थोड़ा ऐसे करते हैं, x की वैल्यू 0 ले लेते हैं पहले चीज़ों को आसान बनाने के लिए। लेट x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ओके की रिपोर्ट। और अगर y की वैल्यू 0 ले ली, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए। x की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। चलिए y की वैल्यू कितनी होगी 0, इसमें कर लेते हैं ना, इसी में, किसी में भी कर सकते हो, इसमें कर लो चाहे इसमें, मैं इसमें कर रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन करना इजी है। अब मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूं इसमें, तो रूट 0 इज इक्वल टू 1 माइनस रूट एक्स, रूट 0 0 होता है, ये इधर आ जाएगा -1 माइनस रूट एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। x की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू कितनी आ गई 1। बस आपको इन्हीं कोऑर्डिनेट्स पे ध्यान देना है। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वो कोऑर्डिनेट्स हैं जिन कोऑर्डिनेट्स पे ये गिवन कर्व x एक्सिस और y एक्सिस को कट करता है। जैसे मैं आपको समझा देता हूं, मान के चलो फॉर एग्जांपल ये कोई लाइन है ना, तो ये लाइन x कोऑर्डिनेट को कहां पे कट करेगी, देखो 1,0 ही होगा ये पॉइंट, तो क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है, तो 0,1 होगा। ये कोऑर्डिनेट्स पॉइंट निकाल लिए। तो यहां पे अब जो x कोऑर्डिनेट है उसी से आपको, यहां पे जो x कोऑर्डिनेट क्या है, ये x है, ये y कोऑर्डिनेट है, x1 y1 बोल लो, ये क्या हो गया x2 y2 हो गया। तो ये जो x1 है ये कितना है 1, ये ही आपका क्या है a, और ये x2 है जो 0 है, यही क्या है आपका b। मतलब आपको जो इंटीग्रेशन करना है a टू b, वो क्या है, वो है आपका 1 to 0, ठीक है ना, 1 to 0, 1 to 0 लिख लो या 0 to 1 लिख लो, ठीक है ना, 0 to 1 लिख लो, लिखने में थोड़ा अच्छा लगता है ना। 1 to 0 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 0 to 1 लिख लो, क्योंकि हम 0 से 1 की तरफ ही तो जाएंगे, 1 से 0 थोड़ी आएंगे। 0 to 1 लिख लो, ठीक है। और 1 और 0 क्या है, x coordinates of the points where this given curve is cutting the coordinate axis x and y axis। क्लियर होगी बात। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं अभी ये वाला। ये हो गया a to b मतलब 0 to 1, y कितना निकाला था मैंने, ये निकाला, ये आ गया 1 + x - 2 रूट एक्स dx। कर देते हैं सॉल्व। 1 का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x²/2। देखो x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 -2, x रूट x है, मतलब x रेज टू पावर 1/2 है, तो इसका मतलब x रेज टू पावर 1/2 + 1 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। क्लियर हो गई बात। हाँ जी, बात क्लियर हो गई। अब ये है 0 to 1, वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर इसमें 1 पुट करेंगे x की जगह पे, तो 1 + 1/2 माइनस ये 2 आ जाएगा, ये 2/3 आ जाएगा नीचे से ऊपर आके, माइनस में और 0 पुट करेंगे तो सब 0 ही हो जाएगा इसमें, तो ठीक है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं, मतलब पहले हम x की 1 वैल्यू पुट कर रहे हैं सब जगह, फिर माइनस में x की सब जगह 0 वैल्यू, इस तरह से, तो वो तो 0 ही हो जाएगा 0 पुट करने पे। तो अब क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करके, 1 + 1/2 3/2 माइनस 4/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 आ गया एलसीएम, 9 8 1/6
1/6 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो देखो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड चीजें थी जिसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन या ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल था, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। और ये हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी जब तक कि आपका HTET 2024-25 एग्जाम कंप्लीट नहीं होता है, जो अभी निकला है। जब तक ये एग्जाम होगा तब तक हम ये जो आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैथ्स HTET PGT है, इसके क्वेश्चंस को कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।